और गैस तो लाइक लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी के अंदर खास करके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिटी जो है वो तो इनएविटेबल है, वो तो होना ही होना है। और साथ साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से इस डाइवर्सिटी के बीच में भी एक कंसर्न ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन ग्रुप है या मेजोरिटी जो एथनिक ग्रुप है वो माइनॉरिटीज के ऊपर जो है अपने अपने विल को, अपने पावर को जो है इम्पोज करने की कोशिश करे। और चूंकि वो ऐसा कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में क्योंकि डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेसी के अंदर जो है मेजोरिटी ही सरकार चुनती है या मेजोरिटी की चुनी हुई सरकार ही काम करती है, तो ऐसे में चूंकि वो कर सकते हैं ऐसा। और अभी हम श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में उस पॉसिबिलिटी को देखते भी हैं। अब श्रीलंका जो है वो उसको आज़ादी मिली 1948 में, और जो लीडर्स जो सिंगला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो ऑफ कोर्स वो जो है गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते थे बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। ओके, तो इसकी वजह से जो सरकार बनी डेमोक्रेटिकली, जो वहाँ की सरकार बनी, उसने जो है बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे कि सिंगला सुपेरियर सुप्रीमेसी जो है, सिंगलिज सुप्रीमेसी, सिंगलिज जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके कंट्री के अंदर। ओके, अब 1956 में जैसे कि एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत सिंगला वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इस तरीके से जो भी ऑफिशियल काम होगा वो ऑफिशियल काम किसके थ्रू होगा? सिंगला लैंग्वेज में होगा। ओके, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, मतलब ज्यादा प्राथमिकता वाली जो है पॉलिसीज अडॉप्ट की थी सिंगला एप्लीकेंट्स के लिए। सिंगलिश जो एप्लीकेंट्स थे, सिंगलिश जो आवेदक रहे होंगे, चाहे यूनिवर्सिटी पोजीशन की बात हो, गवर्नमेंट जॉब की बात हो, सब जगह जो है उनको प्राथमिकता देने की नीति जो है वो अडॉप्ट की गई। ओके, आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो इस तरीके से जो है रिलीजन के आधार पर भी, चूंकि मेजोरिटी जो सिंगलीज हैं वो बुद्धिस्ट थे, राइट, मेजोरिटी सिंगलीज बुद्धिस्ट भी थे, तो यहाँ पर क्या था देखो, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर जो है ये एथनिक ग्रुपिंग हो रही थी वहां पर। तो मेजोरिटी जो सिंगलीज थे वो बुद्धिस्ट भी थे, और सरकार ने जो है संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि स्टेट जो है वो बुद्धिज्म के प्रोटेक्शन और उसको जो है बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार रहेगी या काम करेगी। अब ये जो गवर्नमेंट मेजर्स थे एक के बाद जो आ रहे थे, एक के बाद एक, उसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर जो है एलियनेशन की फीलिंग आ रही थी। व्हाट इज एलियनेशन? एलियनेशन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, एलियनेशन बेसिकली मींस हैविंग अ सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंग टू सम प्लेस। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि मंगल से कोई अर्थ पर आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। या फिर किसी कंट्री में जब कोई आदमी जो है बगैर किसी वीजा पासपोर्ट के जाता है, किसी बगैर वीजा के चला जाता है, तो उसको एलियन कहा जाता है। मतलब क्या? दैट यू आर नॉट सपोज टू बी देयर, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी देयर, राइट, एंड यू आर ऑफ कोर्स नॉट इंटाइटल्ड टू बी देयर। तो जो चूंकि जो गवर्नमेंट के मेजर्स जो आ रहे थे, जो बिल्कुल सिंगलिश डोमिनेंस को ही जो है प्रमोट कर रहे थे, उसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर एलियनेशन की फीलिंग आ रही थी। उनको लग रहा था कि उनको जो है बिल्कुल साइड किया जा रहा है। ओके, और साथ ही साथ जो है उनको ये लग रहा है, और ये भी फीलिंग थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स के द्वारा लेड हैं, उनमें जो है तमिल्स के लैंग्वेज या उनके कल्चर, इन सब के प्रति कहीं पर कोई सेंसिटिविटी नहीं है। उन्होंने ये भी फील किया कि कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो उन्हें डिनाई कर रही है। क्या सब? इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट्स। तो इस तरह के भेदभाव का जो है उनको फीलिंग है, इस तरह के भेदभाव की उनको जो है फीलिंग आती है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या इवन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं, बराबर पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा है, नौकरी मिलने में भी उनके साथ जो है भेदभाव कर रहा है, और मौका देने में, और साथ साथ उनके हितों की उपेक्षा कर रहा है। और इसी की वजह से जो रिलेशंस थे सिंगलिश और तमिल के बीच में वो धीरे धीरे खराब होते गए, स्ट्रेन्ड होते गए। बाद में जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपने पार्टीज भी बनाई, स्ट्रगल्स भी किया कि स्ट्रगल्स भी उन्होंने स्टार्ट किए कि तमिल को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आप रिकॉग्नाइज करिए। इसके लिए उन्होंने जो है प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने जो है रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो ये सब उनके डिमांड थे। क्या क्या की डिमांड्स थे उनके? रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज,
रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि प्रांतीय आधार पर उनको जो है ऑटोनॉमी दी जाए, अपने व्यवस्था खुद से चलाने की आजादी दी जाए, और साथ ही साथ जो है एजुकेशन और नौकरी दोनों में जो है बराबर का मौका दिया जाए। लेकिन उनके उनके जो डिमांड्स थे ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है ना, जहाँ पर कि तमिल पॉपुलेशन ज्यादा हो, उसको बार बार डिनाई कर किया गया कि नहीं भाई ऑटोनॉमी तो आपको नहीं मिल सकती है। 1980s तक में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो चुके थे कि एक जो कि डिमांड कर रहे थे कि एक तमिल एलम जो है, तमिल स्टेट जो है, वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में जो है फॉर्म किया जाए। श्रीलंका का जो उत्तरी और पूर्वी हिस्सा है उसमें वो कायम किया जाए। नाउ इफ यू लुक एट द मैप, सी लाइक दिस इज द मेजॉरिटी, यू नो, लाइक मेजर सेटलमेंट ऑफ तमिल पॉपुलेशन इन श्रीलंका 18%, 13% एक्चुअली। फिर कुछ तमिल जो है इधर बीच वगैरह में भी हैं। तो खैर मेनली जो तमिल एलम जो था, तमिल एलम का जो डिमांड था वो इन रीजन्स को टारगेट करके जो है किया जा रहा था। अब ऑफ कोर्स वो डिमांड जो है वो तो पूरा होने से रहा, और चूंकि वो डिमांड पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था वो और काफी ज्यादा बढ़ गया, और बहुत जल्दी ये सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर, जिसको कि हम गृह युद्ध भी कह रहे हैं, जहां पर कि देश के अंदर युद्ध छिड़ जाती है। सरकार जो है वो अपने सिटीजन्स के खिलाफ जो है इसमें पावर का यूज करती है, मिलिट्री का यूज कर सकती है, ठीक है, दैट इज अ सिविल वॉर। या फिर देश के अंदर ही दो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में झगड़ा हो सकता है। अब इस सिविल वॉर की वजह से दोनों ही कम्युनिटी के, सिंहलीज और तमिल्स, दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए। बहुत सारी फैमिली जो है उनको जो है रिफ्यूजी बन के देश छोड़ के जाना पड़ा। बहुतों की जो है रोजी रोटी चली गई। ओके, अब इस तरीके से जो है मान लो कि अभी के टाइम हम देखते हैं कि श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन फैक्ट यही है कि उस सिविल वॉर के दरमियान जो है श्रीलंका की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो थी वो बिल्कुल डिसरप्ट हो चुकी थी। ओके, फाइनली ये सिविल वॉर जो है वो 2009 में खत्म हुआ। तो खैर ये है एक जहाँ की, जबकि मेजोरिटेरियनिज्म चलता है कहीं पर भी जो है बहुसंख्यक वादी जब नीति बन जाती है सरकार की, ठीक है, और जनता के अंदर भी जब ये बहुसंख्यक वादी वाली जो है सोच आ जाती है कि भाई अपना झंडा बुलंद करने के लिए वो वोट करेंगे, सही मुद्दे की बात नहीं करेंगे, या बाकी जो है सोशल ग्रुप्स हैं उनको राइट्स नहीं देने के नाम पर वो जो है वोट करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। दूसरा हम अप्रोच देखते हैं बेल्जियम का, एकोमोडेशन का मेथड। बेल्जियम में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि 50s और 60s में जो है फ्रेंच और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ग्रुप्स के बीच में जो है टेंशन काफी बढ़ गया था। लेकिन बाद में जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने जो है इस जो रीजनल और कल्चरल लेवल पर जो डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते थे, इसको उन्होंने पहचाना। ओके, और 1970 से लेकर 1993 तक इस बीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार जो है बदलाव किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार जो है अमेंडमेंट किया गया, ताकि जो है देश के अंदर सबको जो है to enable everyone to live together within the same country, ताकि सबको जो है देश के अंदर इस सेम कंट्री के अंदर साथ साथ जो है रहने का मौका मिल सके। और जो अरेंजमेंट जो उन्होंने तैयार किया, ठीक है, वो दुनिया बहुत सारी कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही इनोवेटिव है। और बेल्जियन मॉडल के कुछ की फीचर्स यहाँ पर देख सकते हो। पहला यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी संख्या बराबर रहेगी। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, यू शुड लुक एट इट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा उसमें जो है आफ्टर ऑल लाइक पूरे कंट्री के बेसिस पर वोटिंग होगी इसमें, तो ये प्रोविजन किया गया है कि इसमें जो मिनिस्टर्स होंगे, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर, उसमें जो है दोनों फ्रेंच और डच दोनों स्पीकर्स की संख्या जो है वो बराबर रहेगी। इसके अलावा जो है कुछ स्पेशल लॉ जो है वो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से जो है मेजोरिटी मेंबर्स का जो है उस पर वोटिंग होना चाहिए। कुछ ऐसे लॉ हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कानून बनाने के लिए आपको जो है हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेजोरिटी मेंबर्स का वोट चाहिए होगा। अब ऐसे मान लो कि हम बात करते हैं कि ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक बेल्जियम्स एजुकेशन पॉलिसी, राइट, ये किस किस लैंग्वेज को जो है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लाया जाए। और इसमें अब अगर ऐसा इसके अंदर संविधान के अंदर ये प्रावधान होगा अगर, तो क्या होगा कि अब इस कानून को, इस लॉ को पास करने के लिए आपको डच बोलने वाले जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं उनमें भी आपको वोट चाहिए, उनका भी वोट चाहिए, साथ ही साथ फ्रेंच वाले में भी आपको जो है मेजोरिटी मेंबर्स का वोट चाहिए।
तो इस तरीके से क्या हो गया कि कोई भी एथनिक ग्रुप जो है या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट या किसी इस तरह के बॉडी में, लेजिस्लेटिव बॉडी में, वो अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे कि हमारी संख्या कम है तो हमारा हक कम है या हमारा पावर कम है। तो इस तरीके से मान लो कोई भी जो है वो अकेले जो है डिसीजन नहीं ले सकता बेल्जियम में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे जो पावर्स हैं वो दोनों रीजन्स की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको दे दी गई है। ओके, अब जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। ओके, इसके अलावा ब्रुसेल्स जो है इसकी अपनी एक सरकार है जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज का बराबर रिप्रेजेंटेशन है। रिमेंबर, नेशन वाइड अगर कहा जाए तो डच मेजोरिटी है, फ्रेंच माइनॉरिटी है, लेकिन ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहां की जो सरकार है उसमें ये प्रोविजन किया, वहां पर क्या है कि फ्रेंच जो है वो 80% पॉपुलेशन शेयर के साथ जो है मेजोरिटी है, डच जो है वो माइनॉरिटी है, राइट। इसके बावजूद ब्रसेल्स में जो व्यवस्था की गई है, ब्रसेल्स में, उसमें ये है कि वहां की सरकार में भी जो है दोनों ग्रुप्स का जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दोनों लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज का जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं उन्होंने जो है ब्रसेल्स में जो है बराबर रिप्रेजेंटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके बराबर रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो इस तरीके से दोनों के बीच में गिव एंड टेक वाला ट्रांजैक्शन होता है। आगे आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो रोड के जो डायरेक्शंस हैं, मार्कर्स हैं, उसमें भी दो लैंग्वेज का यूज होता है, फ्रेंच और डच का। अच्छी बात है ना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो है बेल्जियम में एक तीसरी तरह की सरकार भी है विच इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका इलेक्शन जो होता है वो हर एक लैंग्वेज ग्रुप के लोगों के द्वारा होता है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के द्वारा जो है चुनी जाती है, बनाई जाती है। ओके, इनका भी अपना एक जुरिस्डिक्शन है, इनके भी सेट ऑफ पावर्स हैं। ओके, तो गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है इसका पावर किस किस एरिया में है, तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसमें ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो काम करती है। तो मतलब कि किसी भी कल्चर, एजुकेशन या लैंग्वेज से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर कोई पॉलिसी बनानी होगी, कोई कानून बनाना होगा तो उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है उसकी सुनी जाएगी। अब आपको लगेगा कि बेल्जियन मॉडल जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, भाई इतना राइट ये वो सबके बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, झगड़ा होने का चांस तो काफी ज्यादा है। देखो ट्रूली ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, लेकिन साथ साथ ये अरेंजमेंट जो है वो अभी तक तो काफी अच्छा काम कर रहा है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 70 से लेके अर्ली 90s तक, राइट। तो 70 से लेके और 1970 से लेके 1993 के बीच में जो ये चेंजेज हुए कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके आधार पर जो ये मॉडल तैयार हुआ है, तो भाई तब से लेके अभी तक ऑलमोस्ट जो है 30 इयर्स होने वाला है। 30 इयर्स तक तो इसने ठीक ठाक काम किया है, राइट। उन्होंने जो है दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को भी जो है अवॉइड किया है। उन्होंने जो है इस चीज को भी प्रिवेंट किया है कि भाषा के आधार पर देश का बंटवारा हो जाए, राइट। अब जब मान लो कि यही वजह है कि जब यूरोपियन यूनियन के निर्माण के समय में जब यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आई तो ब्रसेल्स को जो है इसके हेडक्वार्टर के तौर पर चुना गया। ओके, तो दैट इज लाइक द कंट्रास्टिंग स्टोरी ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। अब दोनों स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? आई मीन दोनों जगह डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी, बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन पावर शेयरिंग का जो मुद्दा रहा है, राइट। और पावर शेयरिंग कैसे होगा, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में, लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में, इन सब में जो है बराबर जगह देके और जो कुछ भी मान लो कि लीगल फ्रेमवर्क तैयार होता है, जो भी कह सकते हो कि पावर का डिवीजन होता है, उसमें जो है उनको इंक्लूड करके ये पावर शेयरिंग हो सकता है। तो बेल्जियम के लीडर्स जो है उन्होंने ये रियलाइज किया है कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जबकि डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन्स के लोगों की फीलिंग और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। ओके, और इसकी वजह से उन्होंने क्या हुआ है, वहां पर एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हुआ है पावर शेयरिंग का, ठीक है। आपसी रजामंदी से जो है पावर शेयरिंग का एक मॉडल तैयार हो गया है। श्रीलंका जो है बिल्कुल उल्टा है। वहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे जो है मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो अपना डोमिनेंस जो है दूसरों के ऊपर फोर्स करना चाहती है और साथ ही साथ वो पावर शेयर करने से बिल्कुल इनकार करती है, मना करती है, राइट। और इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम ये हो सकता है कंट्री की यूनिटी जो है वो अंडरमाइन होगी, कंट्री की यूनिटी जो है वो खतरे में आएगी। ओके, नाउ वी विल लुक एट लाइक पावर शेयरिंग एंड इट्स डिजायरेबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स in the next session. Okay.